अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर खान। और उमैर खान ने नस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मास्टर्स किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उमैर, हार्वर्ड मैंने सही बोला? अगर मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है तो कभी कभी मैं उर्दू में हार्वर्ड बोल जाया करूंगा और कभी कभी इंग्लिश में हार्वर्ड बोल जाया करूंगा, ऐसा ही है? आप उर्दू में ही बोलिए। मैं उर्दू को ही प्रेफर करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो जी, हार्वर्ड बोल रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है। बेहतरीन है। सही बेहतरीन है। सही। तो इन्होंने उधर से इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिग्री की और अब ये पाकिस्तान में बहुत सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आजकल क्वारंटाइन के दिनों में भी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब हम इनसे चल के, मैं सबसे पहला तो आपसे सवाल ये होगा कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स किया, उसके बाद हार्वर्ड से लाइक इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मास्टर्स करना, एक तरह के बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स हैं, एक इंजीनियरिंग की तरफ, दूसरा एजुकेशन की तरफ। तो इस सफर में आपको दरमियान में बहुत सारी और भी कोशिशें करनी पड़ी होंगी इधर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जहरी सी बात है, हार्वर्ड में जाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन ऐसी बनानी पड़ी होगी जिससे लगे कि आप उस फील्ड में ओरिएंटेड हैं और आपकी बैचलर्स की डिग्री उस पे ओरिएंटेड नहीं है। तो इसमें आपने क्या क्या किया और क्या क्या फेस किया उस दौरान? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी जब कोई काम हो जाता है, तो उसमें हाइंडसाइट में सारी चीजें सेंस बनाना शुरू कर देती हैं। फलां वक्त पे ये किया, उसने आगे चल के इस तरीके से उसको मतलब रीइंफोर्स किया, और फिर वो एक स्टेप बाय स्टेप लिंक आपको नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप उस अमल से एक्चुअली गुजर रहे होते हो, उस वक्त उस टाइम आप ना सोच रहे होते हो कि ये किधर लेके जाएगा मुझे ये कदम, या मुझे फ्यूचर में करना क्या है। तो मैं बहुत ही यानी ऑनेस्टी और दयानतदारी के साथ ही कहूंगा कि जब मैं ग्रेजुएट किया था उस टाइम मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मैंने फील्ड को स्विच करना है, या मुझे इस तरफ फौरन से आ जाना है मास्टर्स करके। मुझे मैं हमेशा से एजुकेशन के बारे में सोचता बहुत ज़्यादा था, यानी स्कूल के ज़माने से ही। जब वो स्कूल से अक्सर औकात हर बंदा ही तंग पड़ा होता है, जिस तरीके से आपको पढ़ाए जा रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स, और वो एक एक एम्फेसिस होता है आपकी सोच को कन्फाइन करने के ऊपर, कि आप बस एक तरीका है इसी को पकड़ लेना है, और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना या क्रिटिकली नहीं सोचना, चीज़ों को समझने पे एम्फेसिस नहीं होता, मेमोराइजेशन पे होता है वगैरह। तो वो एक डिसग्रंटलमेंट और वो एक जैसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा से थी, और हमेशा ये दिल करता था यार कि कभी कभी खुद किया ये काम तो मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। और वैसे भी मुझे पढ़ाने का शौक हमेशा से ही था, तो इसलिए मुझे वो उस वजह से एक एक रुझान था इस तरफ एजुकेशन वाली साइड पे। लेकिन मैंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी इस फील्ड में फॉर्मली एंटर हो जाऊंगा, और उसको एज अ करियर पाथ इतना जल्दी अडॉप्ट कर लूंगा। जब मैं इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, बल्कि आखिरी सेमेस्टर में था यूँ कहना चाहिए, तो एक जॉब भी ऑफर हो चुकी थी मुझे एक जगह से। और उसमें बस ये था कि देयर वाज अ बॉन्ड इन्वॉल्वड इन इट 5 सालों का, जिसकी वजह से मैं कमिट नहीं करना चाहता था एक चीज़ के ऊपर अपने आप को, और प्लस मैं बहुत पैशनेट भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री की जॉब के लिए। मैंने यही सोचा था जी, बस इंजीनियरिंग करेंगे, मास्टर्स करेंगे उसके बाद, और ना एकेडेमिया वाली राह चुनेंगे, और पढ़ाने का तो शौक है ही, तो कहीं यूनिवर्सिटी में फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। बस कुछ आप खुदा की तरफ से अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है। मैं ग्रेजुएट किया, मैंने जीआरई का इम्तिहान दिया कि मास्टर्स के लिए अप्लाई करूंगा, जीआरई में अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर बहुत अच्छा आ गया। एंड वहां से फिर वो कुछ अगेन सीरीज ऑफ इवेंट्स लेड मी टू पोस्टपोनिंग माय एप्लीकेशन और स्टार्टिंग जीआरई वेंचर, जीआरई की प्रिपरेशन का इदारा छोटा सा, और वो मैंने शुरू किया। और उसी के दौरान में और जब मैं ये वो जो मैंने स्टार्ट कर भी दिया उस इदारे को, तो उस वक्त भी मैं बड़ा अनडिसाइडेड था कि मुझे एक्चुअली किस फील्ड के अंदर मास्टर्स करना चाहिए, क्योंकि 4 साल ये तो गुजार लिए इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, बट अभी जो आगे करना चाहिए बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का पूरा डायरेक्शन उससे सेट हो जानी है। तो मेरे जहन में एक मैथ्स था, मैथमेटिक्स, के मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ जाऊं, क्योंकि इंजीनियरिंग के वक्त भी मैथ के कोर्सेज को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था, और ग्रेड्स भी मेरे मेरे उन्हीं में ज़्यादा अच्छे अच्छे आए थे। एक वो मेरे जहन में था, एक इंजीनियरिंग इटसेल्फ थी कि इसी में करते हैं जी और उसी में फिर पढ़ाएंगे। और
किसी एक दोस्त ने मेरे ये जहन में एक ये आइडिया प्लांट किया कि जी आप एजुकेशन में ही क्यों नहीं मास्टर्स करते, और उस टाइम मैं टू बी ऑनेस्ट आई वाजंट वेरी रिसेप्टिव टू द आइडिया, कि मैंने कहा यार ये जो एक साइंटिफिक पोटेंशियल है मेरा मैथमेटिक्स वाला, या वो ज़ाया ना हो जाए अगर मैं सिर्फ आ जाऊँ। खैर वो एक कन्फ्यूजन का ही माहौल था, पर 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 वो जो आइडिया था एजुकेशन की तरफ आने वाला, वो वक्त के साथ कभी होता गया, और मैं एक्चुअली कंसिडर करना शुरू कर दिया उसको कि हाँ क्यों नहीं, मतलब अगर तो ये काम बहुत आगे चल के भी करना ही है कभी जिंदगी में, तो अभी से क्यों नहीं। और फिर वो जो स्टार्टअप का एक्सपीरियंस था उसके अंदर भी मुझे लगा कि यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं एक जीआरई के लिए ये कर सकता हूँ, एक नीश मार्केट के लिए एजुकेशन की, तो फिर जो एक स्कूल एजुकेशन है या उसमें क्यों नहीं कदम रख सकता, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जबकि मैं उसके लिए दर्द दिल भी रखता हूँ। तो मैंने ये किया कि मैंने हर चीज़ में अप्लाई कर दिया, कहीं कहीं मैंने इंजीनियरिंग में, कहीं मैथ्स में, फुल ब्राइट में मैंने एजुकेशन में अप्लाई कर दिया, और बस खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो मैं सिलेक्ट हो गया। और वो जो आपका सवाल था कि किस तरीके से एप्लीकेशन को सपोर्ट किया फॉर अ करियर स्विच, तो उसमें एक ये जो स्टार्टअप का तजुर्बा था ये काफ़ी कारआमद साबित हुआ, कि जी मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना बना के रन किया है कुछ अर्सा, और सक्सेसफुली रन किया है। और दूसरा ये था कि जीआरई का स्कोर मेरे ख्याल से कैसा था कि जो ये एक सनद फराहम करता था कि जी मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम, किसी भी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर सक्सीड कर सकता हूँ या उसकी रिगर को बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है जिसने उस करियर स्विच को जस्टिफाई करने में मदद की मुझे। और बस फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब बाय द टाइम वो फुलब्राइट का वो प्रोसीजर फाइनलाइज हुआ, बाकी जगहों से रिजल्ट्स वगैरह आए, आखिर में दो चॉइस बच गई थी, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऑफर आई थी और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की ऑफर आई थी, एंड आई ऑप्टेड फॉर द लैटर। तो इस तरह से कुछ करके हुआ। नाउ लुकिंग बैक आई डू नॉट रिग्रेट इट। आई स्टिल समटाइम्स थिंक यार मैथ वगैरह की भी पढ़नी चाहिए, साथ साथ उस चीज को रस्टी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन ये एक चीज ऐसी है कि जिसमें नाउ आई एम वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड इन दिस थिंग नाउ। थैंक यू सो मच। यार इसके बाद मतलब कि आप हार्वर्ड पहुंच गए, ठीक है। जब आप हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके साथ बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ रहे होते हैं, बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो उधर आते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पहले जिनका एक बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा पास्ट रहा होता है, और वो पास्ट में बहुत ज्यादा रिसर्च की तरफ काम कर रहे होते हैं या उन्होंने बहुत सा एजुकेशनल रिसर्च की तरफ काम किया होगा। उन लोगों के साथ हार्वर्ड में रह के क्या एक्सपीरियंस रहा, उन लोगों का पर्सपेक्टिव क्या था लाइफ के बारे में, और उन लोगों के गोल्स क्या थे, मतलब क्या करना चाह रहे थे वो, उस बारे में थोड़ा। अच्छा, इसमें ना भी फर्क था स्कूल टू स्कूल। हर स्कूल का एक अपना मिजाज था। बिजनेस स्कूल के लोगों का एक खास तरह का मिजाज था जो कि आमतौर पे कट थ्रोट कॉम्पिटिटिवनेस वाला जो एक एसोसिएट किया जाता है ट्रेड बिजनेस के लोगों के साथ, वो वहाँ पे जाहिर है और भी ज्यादा फिर था, नुमाया था, क्योंकि फिर वो बिजनेस में भी टॉप के लोग थे। मुख्तलिफ गवर्नमेंट का जो स्कूल था, पॉलिसी के जो लोग थे, उनकी उनकी तमाम तर बहस का महवर पॉलिसी या जो है पब्लिक उमूर ही उनके उनके ज्यादा वो होते थे, बड़े कंसर्न्स होते थे, और उसके ऊपर वो बड़ी एक ना गहरी निगाह रखते थे। आर्ट्स और साइंसेस के लोग अपने एक मिजाज के और ढंग के लोग थे। मेरा चूंकि ज्यादा बैठना उठना अपने स्कूल में ही था, क्योंकि जाहिर है एक साल का प्रोग्राम था सिर्फ, तो काफी इंटेंस था उस लिहाज से, तो ज्यादा यूं मौका मिलता नहीं था बहुत ज्यादा इधर उधर वेंचर आउट करने का। ऑल्दो इंटरेक्शंस होते थे, लेकिन अपने स्कूल के बारे में मैं ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि एजुकेशन स्कूल के अंदर जाहिर है एजुकेशन सेक्टर के लोग ज्यादा आए होते थे, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 साल लगा के फील्ड के अंदर। वो एक और तरह का मिजाज रखते थे। हमारे स्कूल के अंदर कम्पिटिटिवनेस कदरे कम थी, और एक एक ओवरऑल जो वाइब थी ना, वो बड़ी खुद से ऊपर सोचने वाली थी। मैं ये नहीं कहता कि ये जो मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ ये हर बंदे के लिए ट्रू होंगी, लेकिन एक ओवरऑल जो माहौल था वो इस तरीके का था कि एक ओवरऑल वार्मथ थी, और एक ओवरऑल कोलैबोरेटिवनेस वाला कोलैबोरेशन वाला स्पिरिट था, और अपने से ऊपर सोचने का स्पिरिट था, लोगों की परवाह करने का स्पिरिट था।
ज्यादा बातें भी होती थी तो इसी बारे में होती थी कि जी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज को कैसे सर्व किया जाए, या जो है अपने प्रिविलेज का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि एजुकेशन से आपको पता है और बहुत से इश्यूज जुड़े हुए हैं, माशरती इश्यूज, समाजी इश्यूज, तो वो उनके बारे में ज्यादा बातें होती थी और उस पर ज्यादा होता था, वो ज्यादा उसके ऊपर एम्फेसिस होता था। तो स्कूल टू स्कूल मिजाज वेरी करता था लोगों की सोच का और उनकी तरजीहात का। अच्छा उमर, जैसे कि आपने भी कहा कि उधर जो पर्सपेक्टिव था वो एक सोशल कॉज के लिए काम करने का था और ये उनकी अप्रोच थी। आप क्या कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट सोशल कॉज की तरफ काम करने का बहुत ही कम होता है, बहुत ही रुझान कम होता है कि आप कम्युनिटी सर्विस के लिए कुछ करें, कुछ सोशल कॉज के लिए वाकई करें, जैसे कि आजकल आप भी कर रहे हैं कि आपने क्वारंटाइन के दिनों में जीआरई सेशन स्टार्ट किए, फ्री जीआरई सेशंस जो आपने ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि इस चीज को लोगों में अप्रिशिएट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए लोगों को कि हाँ भी सोशल कॉज की तरफ आए, सोशल कॉज के लिए कुछ करें, अपने लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि वही लोग होते हैं जो आपको एक इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो हम किस तरह इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं अपनी माँ में? भाई सोशल कॉज के लिए भी कुछ करना है, सब कुछ इसी के लिए नहीं है क्या कि आपकी अपनी जिंदगी बेहतर हो, अपनी जिंदगी के साथ साथ लोगों की जिंदगी बेहतर करके आपको आगे चलना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लिहाज से शायद अभी भी हम बहुत बेहतर हैं इस हवाले से, सोशल वेलफेयर के बारे में। यानी मिसाल के तौर पे जैसे चैरिटी के मामले में हमें अक्सर कोट किया जाता है, पाकिस्तान इज अमंग द मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम लोगों में एक चैरिटी का या रिफाह आमा का स्पिरिट मौजूद जरूर है मेरे ख्याल से। हमारा मसला शायद ये है कि हम लोग सोशल इश्यूज को उतना गहराई में समझने की तरफ जाते नहीं है, जिस गहराई में शायद वो माशरे जाते हैं, और उसकी भी वजह शायद तालीम के अंदर ही रूटेड है। हम लोगों को बचपन से ही ना ये बस इस दौड़ में लगाया जाता है जी के इंजीनियरिंग, मेडिसिन, यानी कि वो जो सोशल साइंसेज से या ह्यूमैनिटी से जो जो आपके अंदर की इंसानियत को बेदार करती हैं, जो चीज़ें या जो इंसानी माशरे से मुतालिक मसलों को समझने की के टूल्स फराहम करती हैं आपको, उनसे तो हमारा ताल्लुक ही नहीं होता। या उनको हमने एक लेबल लगा दिया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं कि जो लोग ना ये अच्छे वाले या इंटेलिजेंट लोगों वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, जो कि बहुत ही गलत सोच है। आप बाहर अगर देखें तो इवन इन जो लोग स्टेम की तरफ भी आते हैं, वो स्टेम के अंदर भी वो कोर्सेज ले सकते हैं, सोशल साइंसेज रिलेटेड कोर्सेज। अच्छा, अब ये शायद वाहिद सोल्यूशन ना हो इसका, लेकिन शायद ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल जो हम जिस लेंस से देखते हैं अपने माशरों को। मैं इसकी छोटी सी मिसाल, शायद ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बल पे ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था उस वक्त, और जब मैं वहां से होकर आ गया उसके बाद, मैंने एक वाज़े फ़र्क महसूस किया खुद अपनी सोच के अंदर, कि मैं जब वहां गया और जिस तरीके से लोग देखते थे माशरती मसाइल को, जिस बारीक बीनी से वो उनको डायसेक्ट कर रहे होते थे, और वो चीज़ों को वो की निशानदेही कर रहे होते थे जो मैंने फॉर ग्रांटेड ली हुई थी हमेशा से। मिसाल के तौर पे बहुत सारे मामलात में हम प्रिविलेज होते हैं और हम अपने प्रिविलेज को पहचान नहीं रहे होते, और हम माशरती इनजस्टिसेस को महज खुदा का फजल कह के वो कर देते हैं, स्वीप कर देते हैं अंडर द कारपेट, ये सारी चीजें। तो वो मुझे समझ आया वहां जाके कि यार ये जो जिसको मैं खुदा का फजल कह रहा हूँ, ये एक्चुअली एक सोशल इनजस्टिस है जिससे मैं मुस्तफीद हो रहा हूँ, या जिससे मैं फायदा उठा रहा हूँ। और जाहिर है उसमें मेरा कसूर अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट मेरे पे जिम्मेदारी जरूर आयद होती है कि मैं जिस कदर हो सके अपने छोटे से स्केल पे उसको रिवर्स करने की कोशिश करूँ। तो मुझे लगता है वो जो एक लेंस है ना माशरे को देखने का, वो तालीम आपको जो देती है, वो शायद हमारी तालीम नहीं दे पाती लोगों को। तो हम बहुत सारे मसलों को, कोई यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखें, अगर कोई किसी कॉज की आवाज उठाए भी तो आप सीधा उस पर लेबल लगाना शुरू कर देते हैं, यार ये फलां का एजेंट होगा, या ये फलां इसका एजेंडा होगा, या वैसे ही मिस करा देते हैं, वैसे ही के शोर मचा रहा है पता नहीं क्या। तो वो जो शोर होता है ना, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, एम्पैथाइज नहीं करने की कोशिश करते। शायद एक वजह ये है, पता नहीं मैं आपके सवाल को ठीक समझ पाया नहीं, लेकिन एक इसका एंगल। बेसिकली आपने मेरे सवाल को बहुत अच्छा समझा और बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में लेके गए। मैं इसको थोड़ा इस तरह क्लियर करूंगा इधर कि पाकिस्तान में लोगों की चैरिटी के लिए ना सिर्फ एक सोच रहेगी कि यार पैसे देने हैं और खाना खिलाना है। तो या तो इस वजह से कि मेजर मसला भी यही है, हम अभी तक उन मसलों से नहीं निकल पाए
कि हम आगे एजुकेशन की तरफ जाएं। हमारी ये पर्सपेक्टिव नहीं होता कि सोशल कॉज किसी को पढ़ाना, किसी को एजुकेट करना, अच्छी बात बताना भी हो सकता है। हमारा ये मकसद होता है कि एजुकेशन जो सोशल कॉज जो है वो सिर्फ यही है कि लोगों को या इमदाद कर दी या फिर उनको खाना दे दिया। बिल्कुल 100%, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक समराइज किया इस बात। तो मेरे ख्याल से अभी तक हम उधर से आगे नहीं आए कि हम और आगे चीजों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। उसके बाद जैसे कि आपने इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में डिग्री की, ठीक है, आप क्या समझते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स ला सकते हैं? अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि मेरी मैं कहीं से भी किसी भी तरीके से अपने आप को इवन दो आई हैव अ मास्टर्स डिग्री बट आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ अ मास्टर ऑफ द फील्ड, क्योंकि आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड। मैं खुद एक करियर स्विच किया मैंने इसमें, तो आई डू नॉट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ऑन एजुकेशन। में कुछ राय ज़रूर रखता हूँ अपनी, लेकिन वो मैं उस राय के गलत होने की भी गुंजाइश बिल्कुल उसमें समझता हूँ है। और प्लस आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल कि हमारे मसले हैं क्या और उनका हल एक्चुअल है क्या। अलबत्ता जो अभी तक की मेरी सोच है वो ये है कि मैं आई डू नॉट बिलीव इन शॉर्ट टर्म फिक्सेस फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। मुझे लगता है कि हमारे मसले बहुत गहरे हैं और उनके इलाज भी बड़े, मतलब सर्जिकल यानी सर्जरी होने वाली है हमारे सिस्टम की, और बड़े दूररस और बड़ी लॉन्ग टर्म किस्म की प्लानिंग के नतीजे में, स्ट्रैटेजी के नतीजे में और कलेक्टिव विल के नतीजे में ही हम अपने मसले हल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सूरत नहीं है। कोई टीका नहीं है कि हमने टीका लगाया और हल हो गया मसला। एक आप देखें, एक बहुत बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो ये है कि हमने तो जो सेंट्रल फिगर है एजुकेशनल प्रोसेस का, यानी कि उस्ताद या उस्तानी टीचर, उसको तो हमने सिरे से मतलब आप जो मर्जी, जितना मर्जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, बाकी सारे पेरिफेरी जो एक एक्सेसरीज हैं उनको पूरा कर लें, लेकिन जब तक जो पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली ही की कॉम्पिटेंस नहीं है टू टीच और to be able to explain things in a manner के they become alive, और वो actually इंटरेस्ट कैप्चर कर दें स्टूडेंट्स को। उस तरह के टीचर्स तो पैदा करना दरकिनार, हमने तो हमारे तो एजुकेशन सिस्टम में बदकिस्मती से असातिज़ा वो लोग भर्ती होते हैं कि जो बाकी और जगहों से रह जाते हैं, तो वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट या तो अपना लेते हैं इस प्रोफेशन को, या फिर उनकी द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्बिशन इज कि यार पक्की नौकरी हो जाएगी, या चलो हम पढ़ा लेते हैं, इन द मीन टाइम ये पैसे थोड़े बहुत आ जाएंगे, फिर हम इस चीज में स्विच कर देंगे। यानी बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की मोटिवेशंस होती हैं, बड़ी ही सुपरफिशियल सतही किस्म की मोटिवेशंस के साथ लोग इस प्रोफेशन में आते हैं। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक स्ट्रक्चरल मसला है, यानी कि हमारे पूरे सिस्टम में एजुकेशन के कोई इंसेंटिव है ही नहीं कि काबिल लोग या वो लोग के जिनको पढ़ाने का एक्चुअली शौक है, जो एप्टीट्यूड रखते हैं पढ़ाने का, वो आए इसकी तरफ। यानी कि ये डिसिप्लिन या ये प्रोफेशन तो रह ही उन लोगों के लिए गया है। मैं कहीं से भी डिस्काउंट या खुदा ना खास्ता डिमीन नहीं करा हमारे टीचर्स को। बहुत ही जो वो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा सादत का काम है। मतलब इन नो वे एम आई ट्राइंग टू डिमीन देम। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो इंसेंटिवाइज नहीं करता काबिल लोगों को इस तरफ आने के लिए। तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नुकसान देता है, क्योंकि आप देखें कि बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ानी नहीं पड़ती, वो होती है इननेटली, वो मारी जा सकती है अलबत्ता, और वो हमारे असातिज़ा कराम बहुत अच्छा काम करते हैं उसको मारने में। और हमारा सिस्टम ओवरऑल कि बाय द टाइम वो 12 साल की तालीम से निकले तो वो बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियतों से जो है ना बिल्कुल कासिर हो। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मसला टीचर्स वाला, एक तो ठीक है। और दूसरे मसले पे मैं आता हूँ, अलबत्ता मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा अपनी बात को। एक और मसला है जिसको मैं बहुत बड़ा समझता हूँ, जो इक्वली बड़ा मसला है हमारी एजुकेशन सिस्टम का। जो आपने पिछली बात की उसको मैं इस तरह से रिलेट कर सकता हूँ कि मैं था तकरीबन 7th क्लास में होऊंगा, तो उस टाइम पे ना मैं अपने एक मेरे रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ गया हुआ था। तो
उधर उन्होंने मेरे से पूछा आपने क्या बनना है, ठीक है। मेरी मदर टीचर थी और मुझे ना शुरू में कुछ इस तरह का वो भी था कि हमें मदर को भी देख के जब वो अपना पूरा वो गाउन पहन के आती थी तो थोड़ा एक अट्रैक्टिव लगता है बंदे को, हाँ भाई एक कोई बड़ी शख्सियत है। तो मैंने उनसे कहा मैंने टीचर बनना है। तो उनका रिएक्शन आगे से, टीचर बनोगे? तो फिर उसके बाद मुझे एक पूरा लेक्चर मिला जिसके बाद मेरी सोच मतलब चेंज की गई कि हाँ भाई टीचर नहीं बनते, या डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, ये सारा कुछ बनते हैं, टीचर टीचर तो कोई टीचर नहीं बनते। टीचर टीचर तो बहुत नीचे होता है, आपने ऊपर वाली चीज बनना है। अब मैं वो नहीं बताऊंगा किसने कहा, लेकिन इस तरह की वाइब आई उससे, तो फिर बंदा इस तरह गया। तो मेरे ख्याल से ये भी एक वो मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है कि हाँ भाई वो उन्होंने भी सही किया कहा कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में अगर आप एक लाइक तो टीचर उस तरह से इंसेंटिवाइज होते ही नहीं है कि उनको आगे कुछ फ्यूचर में अच्छा नजर आए। तो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। कोई कोई इंसेंटिव नहीं एग्जिस्ट करता, ना फाइनेंशियल इंसेंटिव है और ना सोशल इंसेंटिव है, ना आपका पैसा है इस फील्ड के अंदर और ना ही आपके का सोशल स्टेटस है। आपको लोग कहेंगे अच्छा तू टीचर टीचर है, अच्छा सही है यार, कोई अच्छा काम कर लेता, ढंग का काम कर लेता। हालांकि आप देखें इससे ज्यादा ढंग का काम क्या हो सकता है कि वो बाकी जितने भी शोबे में लोगों ने जाना है उनको आप तैयार कर रहे हो, उनको परवरिश कर रहे हो, उनको इस काबिल बना रहे हो कि वो उनकी बुनियादें डाल रहे हो बेसिकली। तो बाकी सारे प्रोफेशंस में ना वे डिपेंडेंट हैं इस प्रोफेशन के ऊपर, बट हमारी सोशल रवैये ऐसे हैं कि अनफॉर्चुनेटली, और वो भी एक दिहाइयों की ये वो है निगलेक्ट का नतीजा है। शायद ऐसा ऐसा हमेशा था नहीं। खैर पता नहीं, इसकी हिस्ट्री के ऊपर मैंने ज़्यादा मुताला नहीं किया। अलबत्ता ये मुझे लगता है एक ये बहुत बड़ा चीज़ है जो चेंज, और ये भी स्लोली ग्रेजुअली चेंज हो सकती है, ये बिल्कुल फौरन चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं कह रहा था शॉर्ट टर्म में मैं बिलीव नहीं करता।